हेलो ऑल। आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में नीव द फाउंडेशन में। मैंने ये चैप्टर फर्स्ट जो है साइंस की वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, ताकि ऑब्वियसली जो अभी टर्म 1 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्लास 10 के, उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम अपीयर करेंगे, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। उस चैप्टर को पूरा आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ते हैं। एक वीडियो अगर आप इस चैप्टर के देखते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करने वाली है। इसलिए मैं ये 10th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, ताकि वो फर्स्ट टर्म के पहले अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो देखेंगे तो उनके भी उसमें इस चैप्टर में इस टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर होगा और वो भी कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तो वैसे 7 में भी है, 10 में भी है, तो बच्चे इसे देख सकते हैं ताकि उन्हें कुछ ऑब्वियसली जानने को ही मिलेगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़े। उसमें ये दिया हुआ है कि आखिर ये जो एसिड होते हैं, ये जो बेसिस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये एग्जैक्टली हैं क्या। ठीक है, और हम इन्हें पहचाने कैसे, सबसे पहली बात तो ये है। तो पहचानने का तरीका तो ये है कि एसिड जो होते हैं वो सूर होते हैं, टेस्ट में ये सूर होते हैं, सूर मतलब खट्टा होता है। ठीक है, और इनको पहचानने का एक और तरीका ये है कि हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करें जो कि एसिड के कांटेक्ट में आते ही कुछ चेंज करें, अपने आदर कलर चेंज करें या स्मेल चेंज करें, कुछ भी, उन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है। ठीक है, जो सब्सटेंसेस एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ कलर और ओडर, जिसे स्मेल कहते हैं, तो उन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। तो एसिड तो सोर होते हैं। अब आप अपने घरों पे देखते होंगे जैसे कि कुछ सोर चीज़ें हैं, जैसे टैमरिंड है ना, टैमरिंड है, जैसे इमली कहते हैं। ठीक है, लेमन है, इन सब में एसिड होता है। विनेगर है, ठीक है, सिरका कहते हैं इसे हिंदी में, विनेगर है, इसमें भी एसिड होता है। ठीक है, सो दीज एसिड्स आर ऑब्वियसली वीक एसिड्स, कम एसिड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो होते नहीं है। खैर, हम जब एसिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा इसको क्लियर करेंगे। तो एक ऐसे इंडिकेटर जो बहुत ही कॉमन है, जो मैक्सिमम साइंस बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, वो है ब्लू लिटमस पेपर, और आई कैन सी ओनली लिटमस पेपर, सॉरी नॉट ब्लू, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड। और ठीक इसका उल्टा होता है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। जब हम रेड लिटमस पेपर को लेते हैं बेस के कांटेक्ट में, वो ब्लू हो जाता है। तो वेन एवर ब्लू लिटमस पेपर इज चेंजिंग इन टू रेड, तो सीधी सी बात है कि आपको ये समझ जाना है कि ये जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आ चुका है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। अभी क्या है कि इसमें हम इतना तो जान गए हैं कि एसिड जो होते हैं वो सूर होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, बेसिस बिटर होते हैं, कड़वा कड़वा होते हैं। ठीक है, और बिटर अगर आप बेसिस की बात करें तो वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। एनसीईआरटी इसके लाइन बाय लाइन अगर किसी ने थॉरो कर लिए ना तो उसके मार्क्स कटने बहुत मुश्किल है, उसके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, दैट इज श्योर 100%। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट एनसीईआरटी थॉरली। आफ्टर दैट प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज के हों या सब्जेक्टिव हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एग्जाम दैट यू आर अपियरिंग, you should practice more and more questions so that you will become more and more confident, right? अभी देखिए दूसरा एक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं तो वो होता है टर्मेरिक। ठीक है, एक एग्जाम्पल या एक ऐसा कॉमन फेनोमेना सभी के साथ होता होगा घरों पे। अगर आपके घर में आपके शर्ट पे अगर करी की स्टेन लग गई है, करी की स्टेन मतलब घर में जो सब्जी बनाते हैं ना उसकी दाग लग चुकी है वाइट क्लॉथ में, तो जब आप उस पर सोप लगाते हो, जब आप उस पर सोप लगाते हो तो वो रेडिश ब्राउन बन जाता है, रेडिश ब्राउन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सोप जो है वो तो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और जब हम उसको टर्मरिक के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, वो इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है और उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। तो हम इतना तो जान गए कि टर्मरिक को जब हम बेस में मिलाते हैं या बेस के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो रेडिश ब्राउन बन जाता है। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है,
कुछ ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचुरल नहीं है। ऑब्वियसली सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स व्हाट, दोज हु आर नॉट नेचुरल, राइट। जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथैलीन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन क्या करते हैं, इनका हम कैसे टेस्ट करें एसिड बेसिस में। आई होप आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे। ये बड़ा ही कॉमन है कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन का क्या चेंजेस है, व्हाट एग्जैक्टली द हाउ द कलर चेंजेस ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथैलीन रेस्पेक्टिवली व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड एंड बेसिस, ठीक है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है रिगार्डिंग एसिड बेसिस एज वेल एज सॉल्ट्स, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम। ये डू यू नो है, एज आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर योर एग्जाम्स ओनली, सो डू यू नो इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट पढ़ सकते हैं आप इसको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लिटमस सोल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई होती है, डाई मीन्स कलर होता है, ठीक है ना। इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स अगर क्लियर हैं देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल रीडिंग समथिंग। और इसे लिचेन नाम के एक प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। ये इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स वाई प्लांट से निकलता है, इसलिए तो हमने इसे नेचुरल इंडिकेटर कहा ना, इसलिए ही। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। ये समझ में आ गया। अब ये जब अगर एसिड भी ना हो बेसिक भी ना हो तो ये पर्पल कलर का होता है, पर अगर हम इसे एसिडिक कर देते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब हम इसे बेसिक करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे और इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगी, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जैसे कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज ये हाइड्रेंजिया जो है ना, ये एक फ्लावर है, पेटूनिया एक फ्लावर है, जेरेनियम एक फ्लावर है, इनके भी ये भी इंडिकेटर्स की तरह यूज होते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अभी ये सवाल तो कर ही लोगे आसानी से, ठीक है, कि एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर मिला हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से ट्यूब में क्या है। सीधी सी बात है, रेड लिटमस पेपर को जब हम बेसिक में ले जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये बेसिक है, ये एसिड है, मैं अगर इसे बेसिक पे ले गया तो वो तो ब्लू कलर का हो जाएगा, बट एसिडिक पे लेने पे रेड लिटमस पे तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, तो हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वेरी मच ईजी, यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड नथिंग एल्स। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझते हैं एसिड और बेसिस की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी में एसिड एंड बेसिस का हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है चार, ये रहा 4 इंडिकेटर, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। आप लोगों को ये देखना है कि व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड then what will be the change in color, and when they will come in contact with base then what will be the change in color, you have to write it separately, ठीक है। प्योरली एक्टिविटी बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, जो दिखेगा आपको लिखना है। हाँ, यू हैव टू राइट द रिएक्शन दैट व्हाट विल बी द चेंजेस इन मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथैलीन इन द कमेंट बॉक्स, या फिर उसे जैसे भी करके उस आंसर को मुझ तक पहुँचाइए, ताकि मुझे पता चले कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। नाउ कुछ सब्सटेंसेस में क्या होते हैं कि कलर चेंज नहीं होते बट ओडर चेंज होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। ओडर, ये ORDER ऑर्डर देना नहीं है, ये है ODOUR ओडर, जिसका मतलब होता है स्मेल। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं ना जो अपने स्मेल चेंज करते हैं जब ये एसिडिक और बेसिक के कांटेक्ट में आते हैं, इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जब भी साइंस में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा ऑल्फैक्टरी, आइदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं भी ये वर्ड अगर देखने को मिलता है तो सीधी सी बात है, ये समझ जाना कि ये रिलेटेड किससे है, स्मेल से रिलेटेड है, बस। तो ये स्मेल जिसका चेंज हो जाए उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें एक्सपेरिमेंट एक दिया गया है कि कुछ ओनियंस को चॉप करके एक प्लास्टिक बैग में डाल के उसमें अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ डाल दो, उसमें छोटे छोटे टुकड़े उसके, टाई अप टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज में छोड़ दो। अब उस क्लॉथ को हम यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस को चेक करने के लिए। उसमें HCl डाल के देखो और NaOH डाल के देखो,
और उनके ऑब्वियसली स्मेल में चेंजेस देख पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडर। मतलब क्या, पहले तो ये डाल दो उसमें एसिड और बेसिस सेपरेटली ऑन द क्लोथ्स एंड देन आफ्टर दैट वॉश इट एंड देन चेक देयर ऑर्डर। क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, इसकी चीज़ें जो हैं, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग आएंगे। सो यू कैन डू दैट ऑब्वियसली। ठीक है, बट देखो अभी एग्जाम्स पास आने वाले हैं। आई विल नॉट कंसंट्रेट मच ऑन एक्टिविटीज़ नाउ बिकॉज ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स में हमें मार्क्स ज़्यादा लाना है। जो बच्चे अगर लेट तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम की या किसी भी रीज़न से पढ़ नहीं पाए उतने अच्छे से, तो ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई जो है वो अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम थ्योरी बेस्ड पढ़ाई करेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स लाएं हम। ठीक है, तो ये जो वेनीला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या होता है? ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली चेंजेस होते हैं उनमें, उनके अंदर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस, जहाँ पर भी वो यूज़ होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, जिसके आने के 110% चांसेस हैं, वो ये है कि जब भी हम किसी एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, क्या बनता है देखो, ये रहा एसिड एंड बेस का, तो खैर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल्स? एसिड की रिएक्शन क्या है मेटल के साथ और बेस की रिएक्शन क्या है मेटल के साथ? ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो यहाँ सेटअप देख रहे हो अभी, इसमें क्या है कि ऑलरेडी ये जो लिक्विड दिख रहा है ना, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाला गया है, यानी जिंक के टुकड़े डाले गए हैं। क्या रिएक्शन मिलेगा हमें? तो ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये याद कर लो कि जब भी हम एसिड को मेटल के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो सॉल्ट तो ऑब्वियसली ये H2SO4 है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है। जब इसे जिंक से रिएक्ट किया जाएगा Zn से, तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा ना, प्लस H2। ये सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप ये सब पता होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इसे एरो मार्क ऊपर दिया जाता है, अपसाइड एरो मार्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर की तरफ इवॉल्व हो रहा है, जो कि यहाँ दिख रहा है, गैसेस ऊपर की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं। और इसे तुम कैसे चेक करोगे? कोई भी जलती हुई चीज़ को इसके सामने लाओगे तो वो पॉपिंग साउंड से बर्न होगा। ये हाइड्रोजन को पहचानने का एक तरीका है जो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, कोई भी रिएक्शंस में काम आएगा टेस्ट करने के लिए कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। तो पॉपिंग साउंड जो गैस करती है वो हाइड्रोजन गैस ही करती है। ठीक है, देख लो यहाँ पर वो रिएक्शन दिया गया है, ये तो खैर बेस के साथ दिया गया है, वो वाली रिएक्शन इस बुक में नहीं लिखी गई है, तो तुम ये रिएक्शन यहाँ से देखकर लिख सकते हो या खुद भी लिख सकते हो। इतना तो तुमको पता होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो खुद भी लिख सकते हो। और एनसीईआरटीज़ में जो भी रिएक्शन दिया गया है ना, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, अभी भी मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटीज़ में जो भी रिएक्शन दिया गया है उसे कम से कम 3 बार करना है, घर पे लिखना है और उसे प्रैक्टिस करना है, याद करना है। बिकॉज एनसीईआरटीज़ के रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है, वेरी गुड। ये अच्छा लग रहा है कि वीडियोस को तुम देख के थोड़ा बहुत कुछ कुछ सीख रहे हो। ठीक है ना, सो आई एम वेरी मच ग्लैड अबाउट दैट। अब ये रिएक्शन जो है वो बेस के साथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाला। अगर मैं बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करता हूँ तो वो भी एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सोडियम जिंकेट देखो, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। सो रिएक्शन विल बी सेम, आइदर द मेटल विल बी रिएक्टेड विद बेस और एसिड, द रिएक्शन विल बी सेम, राइट। प्रोडक्ट जो है उसके सेम ही आएंगे, सेम टाइप के आएंगे। ठीक है ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन इसमें भी आएंगे। और मैं जब इस चैप्टर को अच्छे से समझा रहा हूँगा तो सब कोई इस बात पे ध्यान देना कि कहाँ एक्सेप्शंस आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं केमिस्ट्री में खासकर, चाहे वो मेटल्स या नॉन मेटल्स में हो या एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, एक्सेप्शंस बहुत होती हैं। मतलब एक कुछ ऐसा चीज़ें होंगी जो रूल को फॉलो नहीं करती होंगी, और हमें उस चीज़ को याद रखना है। बिकॉज जो चीज़ें रूल को फॉलो नहीं करती वही एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो उन एक्सेप्शंस पे तुम ज़्यादा ध्यान दोगे,
मैं उसे बता दूंगा बार बार, हर बार उसको हाईलाइट करके बता दूंगा कि देखो इस रूल में ये एक्सेप्शन है, और जो एक्सेप्शंस पे ध्यान देता है वही एग्जाम में अच्छा कर पाता है केमिस्ट्री में, बिकॉज मैक्सिमम एक्सेप्शंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, राइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से याद रखोगे, बुक में जो है वही पढ़ना है, बुक में जो दिया गया है उसी को एज एन एग्जाम्पल लेकर चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टा में पूछ सकते हो, ठीक है, फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हो, कहीं भी। So you can ask, you can access my page in Insta and Facebook also, and you can ask your queries there, okay। तो अभी हम करेंगे ये जो हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। सीधी सी बात है कि जब भी हम यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, ये देख रहे हो ना, मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी हम इसे रिएक्ट करेंगे किसी एसिड से तो यहाँ पर सॉल्ट तो बनेगा, हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं बन के यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन रहे हैं, मतलब इस हाइड्रोजन में तुम क्या लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वही चीज़ एग्जैक्टली बनेगा चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चीज़ें सेम बनेंगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड देन दे विल फॉर्म सेम प्रोडक्ट्स, दैट इज अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सीधी सी बात है कि यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का तरीका तो पॉपिंग साउंड नहीं हो सकता ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से पास करेंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा हो यहाँ से, वो इसे मिल्की कर देगा, क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। क्यों मिल्की कर रहा है भाई, क्यों मिल्की हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर CaCO3 फॉर्म हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे चौक बनते हैं ना, लिखते हैं ब्लैक बोर्ड्स में, वो देखो जैसे ये रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है। अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। तो वाटर को तो छोड़ दो, खैर इसका तो इसमें चेक करने में तो कोई ऐसा रूल नहीं है, बट ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट, ये पूरे सोल्यूशन को मिल्की कर देगा, वाइट प्रेसिपिटेट है ना, मिल्की कर देगा, ठीक है। इस वजह से हम तुरंत जज कर पाएंगे कि हाँ जो गैस लिबरेट हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब कुछ देर में यहाँ पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जारी रखूंगा देना, व्हेन सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूड इन CaOH2, तो क्या होगा, ये फिर से कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देना है, वरना ये फिर से कलरलेस बन जाएगा। बस चेक कर लिए, बस देखो जैसे यहाँ यहाँ दिया होगा, हाँ दिया है, देखिए जैसे मैं हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसे दे दिया तो क्या होगा, ये फिर से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि सॉल्युबल है वाटर में, तो ये कलरलेस होगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन वी प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोवाइडेड टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, ये कलरलेस बन जाएगा, ये कंपाउंड फॉर्म करेगा और ये कलरलेस बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे और देखोगे कि क्या चेंजेस तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, तुम्हारी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो क्या है, समराइज कर दिया गया तो क्या हुआ, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो मैटर नहीं करता, पर उससे हम जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। याद रखो, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ऐसे याद रखोगे। और NCERTs के रिएक्शंस को प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा हो सके, बस इतना कर लो। एग्जाम्स में मार्क हो या नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो भी जो चीज़ें चाहते हो वो तुमको मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी ना, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो मैंने जो समझाया होप करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और ये एसिड बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही वीडियो लाने का, कल परसों में ही मैं वीडियो दोबारा ले आऊँगा, ताकि बच्चों को देर ना हो, वो जल्दी जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकें। चलो ठीक है, फिर हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली, ठीक है। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।
बाय एवरीवन।